क्या गांधी जी भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे? यदि ऐसा था तो उन्होंने क्यों नहीं किया? क्या था तारीखों का वो खेल कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी हो रही है। उसके 5 दिन के बीच महज यानी कि 6वें दिन कांग्रेस का कराची अधिवेशन बुलाया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले हम इसके ठीक 1 दशक पहले महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन की तरफ चलते हैं। साथियों, भगत सिंह गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सहयोगी भी रहे थे, वह उनसे प्रभावित भी थे। लेकिन जब आंदोलन अपने चरम पर था, उसी समय चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और उनके इसी निर्णय से भगत सिंह नाराज़ हो गए और उनको गहरा धक्का लगा और उन्होंने गांधीवादी रास्ता त्याग दिया। इसके बाद उन्होंने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को चुना। उनका उद्देश्य किसी को मारना या नुकसान पहुंचाना नहीं होता था, बल्कि ब्रिटिश राज के मन में डर फैलाना व क्रांति फैलाना था, हथियार हासिल करना व तथा साहित्य के माध्यम से क्रांति तथा अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करना। इस समय समाजवादी उत्थान का भी युग था। पूरे विश्व में समाजवाद की बातें चल रही थी, तो जाहिर है भगत सिंह पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा था। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा व सुखदेव ने एचआरए को पुनर्गठित किया तथा दिसंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई गुप्त मीटिंग में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। इसी बीच साइमन कमीशन का आगमन भारत में होता है। इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसको इसी वजह से श्वेत कमीशन बुलाया गया। इस पर रिपोर्ट पेश करनी थी कि भारत को स्वशासन कैसे दिया जाए तथा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में कितनी प्रगति हुई है, इसकी विवेचना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन क्रांतिकारी मानते थे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और तुम कौन होते हो हमें देने वाले या बताने वाले। हम अपने ढंग से तय करेंगे, हम योग्य हैं या अयोग्य हैं, हम भारतवासी तय करेंगे, तुम वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। इसी बहिष्कार के क्रम में शेरे पंजाब लाला लाजपत राय भी लाहौर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व संभाल रहे थे और सैंडर्स के आदेश अनुसार लाठियों की मार से इतने ज़्यादा घायल हुए कि कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह व लाला लाजपत राय दोनों ही पंजाब से आते थे तथा भगत सिंह पर लाला लाजपत राय का बहुत गहरा प्रभाव था। लेकिन जब लाला लाजपत राय का झुकाव कुछ समय बाद हिंदू महासभा की तरफ हुआ तो वो उनसे नाराज़ हो गए, क्योंकि भगत सिंह के विचारों में सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं थी। वह उन्होंने एक पत्र लिखकर इस पर नाराज़गी भी जताई थी। लेकिन फिर भी एचआरए ने, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने की घोषणा की और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 3 सदस्यों भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव द्वारा 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई तथा उनके द्वारा की गई हत्या को अपने इन शब्दों से न्यायोचित ठहराया गया। उन्होंने कहा, देश के करोड़ों लोगों के सम्माननीय नेता की एक साधारण पुलिस अफसर द्वारा की गई क्रूर हत्या राष्ट्र का घोर अपमान है और भारत के देशभक्त युवाओं का यह कर्तव्य बनता है वे इस कायरतापूर्ण हत्या का बदला लें। हमें हत्या का अफसोस है, लेकिन वह उस मानवीय व्यवस्था का अंग था जिसे नष्ट करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इसके बाद सन 1929 में दिल्ली विधानसभा में ब्रिटिश सरकार 2 बिल लेकर आई। एक बिल था मजदूर आंदोलन को दबाने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसका उद्देश्य था भारत में ट्रेड यूनियन को समाप्त करना। लेकिन इस समय भगत सिंह व एचएसआरए का समाजवादी रुझान था और एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, मजदूरों के हक के लिए खड़ी थी और इसी समय कांग्रेस का बिखराव का दौर भी चल रहा था। इन्होंने जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए असेंबली में खाली सीटों पर बम फेंका। एचएसआरए ने
यहाँ भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को चुना। भगत सिंह अच्छे वक्ता थे, इसलिए उनको चुना गया, क्योंकि पकड़े जाने पर अदालत में अपना पक्ष वो अच्छे से रख सकते थे, ऐसा HSRA ने सोचा था। लेकिन यहीं पर HSRA एक बड़ी गलती कर देती है। HSRA द्वारा एक बड़ी गलती कर दी जाती है, क्योंकि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि भगत सिंह पकड़े जाएंगे तो ब्रिटिश सरकार उन पर सैंडर्स की हत्या वाला लाहौर षड्यंत्र केस खोल देगी। 8 अप्रैल 1929 को दोनों दर्शक दीर्घा में बैठे, खाली सीटों की तरफ बम फेंका तथा साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए व इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी दे दी। वो चाहते तो बचकर भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से युवाओं को एक संदेश देना चाहा। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी गतिविधियों की सज़ा वो स्वयं भुगतने को तैयार हैं। उनको लगा कि कहीं लोगों के मन में यह धारणा न बन जाए कि क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। सरकारी दमन का भुगतान जनता को करना पड़ता है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्राणों का बलिदान देकर ही युवाओं में क्रांति की आग जलाई जा सकती है, और वे तीव्र परिवर्तन चाहते हैं। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद उन्होंने कहा उनका मकसद किसी की हत्या करना नहीं, बल्कि इस गूंगी बहरी सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना है। वहां गिरफ्तारी देकर अदालत को अपनी विचारधारा के प्रचार का माध्यम बनाना था, जिससे जनता उनका राजनीतिक दर्शन समझ सके। साइमन कमीशन के आने के बाद गांधी जी ने भी 1929 में पूरे देश का दौरा शुरू कर दिया था। अब वह जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार कर रहे थे। पहले जहां उन्होंने रचनात्मक कार्यों की तरफ बल दिया था, जैसे चरखा काटना, सफाई करना, अपने कार्यों को स्वयं करना, वहीं अब उससे आगे बढ़कर एक बहिष्कार का पूरा कार्यक्रम तैयार था। विदेशी कपड़ों की होली जलाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। 31 मार्च 1929 में ही गांधी जी को जन भावना भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 31 अक्टूबर 1929 को इरविन ने वायदा किया कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा, और 2 नवंबर 1929 को कांग्रेस ने अपना दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने मुख्य मांग रखी राजनीतिक बंदियों को समाधान दिया जाए। लेकिन इरविन द्वारा इन मांगों को अस्वीकार कर दिया गया, जिससे जनभावना एक बार फिर से भड़क उठी, और कांग्रेस द्वारा 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस द्वारा लाहौर में एक अधिवेशन की घोषणा कर दी गई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। वह 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी कर रहे थे, इसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। वह 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तथा 31 जनवरी 1930 का समय दिया गया कि गांधी जी की प्रमुख जो 11 मांगे हैं उनको मान लिया जाए। इसमें से हम सिर्फ मुख्य मांग पर चर्चा करेंगे, जिसका संबंध राजनीतिक बंदियों की रिहाई से है। मांगों पर मुख्य मांग की गई कि सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए, और गांधी जी की मांगों पर जवाब नहीं आया तो गांधी जी ने नमक के मुद्दे पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की, और वहीं गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ब्रिटिश इस आंदोलन से घबरा गए थे। उन्होंने इसी को ध्यान में रखते हुए 25 जनवरी 1931 को गांधी जी को बिना शर्त रिहा कर दिया गया। कांग्रेस ने गांधी जी को वायसराय से बातचीत करने के लिए अधिकृत किया था। इसके बाद 19 फरवरी 1931 को गांधी जी और इरविन की भेंट होती है। 15 दिन की बातचीत के बाद यानी 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है।
इस समझौते में कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार दोनों बराबर के स्तर पर बैठते हैं। गांधी इरविन समझौते में सभी मांगें मान ली गई, सिर्फ 2 मांगें जिनको ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया था वो थी पुलिस जातियों की जांच करना और दूसरी भगत सिंह व उसके साथियों की फांसी की सज़ा पर रोक लगाना या फांसी की सज़ा माफ़ करना। लेकिन सरकार ने उनकी सज़ा को माफ़ न करने का सरकार ने कारण बताया कि हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन जो भी नेता हिंसा में शामिल हैं उनकी सज़ा माफ़ नहीं की जाएगी। यहीं पर गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का आश्वासन ब्रिटिश सरकार को दे दिया और गांधी इरविन समझौते के ठीक 18 दिन बाद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी। भगत सिंह की फांसी के महज 6 दिन बाद यानी कि 29 मार्च 1931 को कांग्रेस अपना कराची अधिवेशन बुलाती है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे और इसी अधिवेशन में कांग्रेस गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान कर। लोग गांधी जी से बहुत नाराज़ थे। पंजाब में जब वो पहुँचे तो उनको काफ़ी विरोध झेलना पड़ा, काले झंडे दिखाए गए और पंजाब नौजवान सभा ने सीधा आरोप लगाया कि अगर गांधी जी समझौते पर हस्ताक्षर ना करते तो शायद अंग्रेज़ी राज उनके आगे झुक सकता था, क्योंकि यह वो बराबरी का मंच था जहां कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार बराबर के स्तर पर थे और उन गांधी जी की हर मांग क्योंकि उस समय गांधी जी की प्रत्येक मांग मानी गई थी और भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की फांसी भी बचाई जा सकती थी। के बाद कांग्रेस के कराची अधिवेशन में एक बयान दिया जाता है जिसका मूल्यांकन हमें करना है। कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा का समर्थन नहीं करती है, लेकिन इन क्रांतिकारियों के बलिदान व वीरता की प्रशंसा करती है तथा इसके बाद गांधी जी को लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो शुरू से लेकर आज तक इतिहास में विवाद का विषय रहा है। वो सवाल कि अगर गांधी जी समझौते पर हस्ताक्षर ना करते तो शायद फांसी को टाला जा सकता था या भगत सिंह को फांसी से बचाया जा सकता था। तो साथियों, क्या गांधी जी इतनी बड़ी हस्ती थे या इतने पावरफुल थे कि वो ब्रिटिश सरकार के हर फैसले को चुनौती दे सकते थे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि गांधी जी ना तो ब्रिटिश सरकार के कोई मंत्री थे, ना उस समय वायसराय थे या ना वो भारत के सचिव थे। और दोस्तों, इरविन द्वारा बातचीत के लिए भी इसलिए बुलाया गया था क्योंकि उसी समय मई 1929 में ब्रिटेन में सत्ता में कंजर्वेटिव पार्टी की जगह लेबर पार्टी सत्ता में आ गई थी और कंजर्वेटिव पार्टी जहां दमनात्मक कार्यवाही का समर्थन करती थी, वहीं लेबर पार्टी का रुख थोड़ा नरम था और वो कुछ छूट देना चाहती थी। गांधी जी ने इरविन के सामने बड़े ही ज़ोरदार तरीके से युवाओं की फांसी का मुद्दा उठाया था और उन्होंने कहा कि इन युवाओं की फांसी की सज़ा माफ़ की जाए, लेकिन इरविन ने साफ स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हत्या के आरोपियों की सज़ा किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं की जा सकती। इरविन के अनुसार हत्या के आरोपियों की सज़ा माफ़ करना ब्रिटेन में कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा मुद्दा बनाया जा सकता था और इसलिए इरविन इस मुद्दे पर ज़रा भी टस से मस न हुए। और दोस्तों, वहीं अगर हम विचार करें कि क्या भगत सिंह स्वयं यह चाहते थे कि उनकी फांसी की सज़ा माफ़ हो जाए? बिल्कुल नहीं दोस्तों, भगत सिंह स्वयं नहीं चाहते थे कि उनकी इस फांसी की सज़ा माफ़ हो। वो तो असेंबली में उन्होंने बम फेंककर अपनी गिरफ्तारी देकर बता दिया था कि प्राणों का बलिदान देकर ही युवाओं में क्रांति की ज्वाला जलाई जा सकती है। जब उनको फांसी की सज़ा हुई थी तब चंद्रशेखर आज़ाद ने बोला था, चिंता मत करो, पुलिस की गाड़ी पर हमला करके हम तुम्हें भगा कर ले जाएंगे। लेकिन भगत सिंह ने साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा, पंडित जी, भूल कर भी ऐसी गलती मत करना क्योंकि हम सभी क्रांतिकारियों पर कलंक लग जाएगा।
दोस्तों, गांधी जी व भगत सिंह दोनों के तरीके अलग अलग थे, पर मकसद दोनों का एक ही था, भारत की आज़ादी। हमें इन दोनों महान हस्तियों को अच्छे से पढ़ना है और उनके विचारों का सम्मान करना है। धन्यवाद दोस्तों।